हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस की 90s। आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। कल हमने मुग़ल वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको आगे और पूरा पढ़ लेंगे। तो हम जानते हैं जैसे कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाले, तो एक शॉट में सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया जाए और उसमें कुछ छूटेगा नहीं। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने कल पढ़ लिया था बाबर, हुमायूं, अकबर। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो अकबर के पुत्र जो थे जहांगीर, जिनका बचपन का नाम सलीम था। सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर यानी जयपुर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उलमानी के गर्भ से हुआ था। सलीम ने जहांगीर विश्वविजेता की उपाधि ली और अकबर के आदर्शों पर ही चला। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खाना था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। इसे चित्रकला की बहुत बारीक समझ थी। इसके दरबार में मंसूर नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसने कश्मीर पे शालीमार बाग बनवाया। अब यहाँ से देखिए, इसने जनता के हितों के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि जहांगीर किसके पुत्र थे, या फिर कहा जाए कि अकबर के पुत्र कौन थे। तो आप ऑप्शन आ जाएगा जहांगीर, हुमायूं और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको जहांगीर लगाना है। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, या फिर पूछा जाए कि सलीम राजा बने या नहीं बने, तो उनका नाम बदल दिया गया जहांगीर, और वो बड़े होकर जहांगीर यानी कि अकबर के पुत्र शहंशाह बने मुग़ल सल्तनत के। अगला पॉइंट, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे शरण देने के कारण ही जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। तो आ जाए किस मुग़ल शहंशाह ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तो ऑप्शन में आ जाएगा अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर। तो आपको लगाना है जहांगीर। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। जुर्माना न भरने के कारण इसने गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद ने 10 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। अगला पॉइंट, इसने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया और दो अस्पाह तथा शी अस्पाह सिद्धांत को लागू किया। इसके अंतर्गत जात मनसब में परिवर्तन किए बिना सवारों की संख्या क्रमशः 2 गुनी तथा 3 गुनी कर दी गई। इसकी पत्नी नूरजहां ने जुनता वर्ग की स्थापना की, जिसमें उसके पिता एतामुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आशफ खां, शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। यह एक प्रकार का दबाव समूह था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिड को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुग़ल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर के शासन काल में हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में और सर थॉमस रो 1615 से 1619 में आया।
जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब पर दिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बन सकता है कि हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया। तो यहाँ पर है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो आपको ऑप्शन लगाना है जहांगीर। अब देखिए आगे, शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां ने मुग़ल सल्तनत की बागडोर संभाली। शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1992 ईस्वी को मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां अपने सभी भाइयों एवं सिंहासन के प्रतिद्वंदियों तथा डावर बख्श को समाप्त कर 24 फरवरी 1628 को आगरा के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल भवन निर्माण तथा वास्तुकला का उत्कर्ष काल था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुग़ल सल्तनत में उत्कर्ष काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1633 ईस्वी में उसे जीतकर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया तथा अंतिम निजामशाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। इसने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया, जिसमें जात यानी कि मनसब में परिवर्तन के बिना सवारों की संख्या 1/3 यानी कि 1/3 या 1/4 या 1/5 भाग कर दी। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया। शाहजहां के अंतिम वर्ष आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुए। इस समय उसकी बड़ी पुत्री जहां आरा ने साथ रहकर उसकी सेवा की थी। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट दफना दिया गया। औरंगजेब। शाहजहां का अगला वंशज औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक इसने शासनकाल इसका है। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके पुत्रों दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो गया। शाहजहां की बीमारी की खबर मिलने पर शुजा ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। आगरा की ओर मार्च शुरू कर दिया, किंतु वाराणसी के पास दारा के नेतृत्व में एक सेना द्वारा उसे परास्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, मुराद बख्श ने इसी तरह गुजरात में खुद को ताज पहनाया। औरंगजेब ने शुजा और मुराद के साथ एक गुप्त संधि की, जिसमें औरंगजेब ने उन्हें साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर स्वतंत्र शासन के रूप में शासन करने का वचन दिया। अगला पॉइंट, औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने शाही की सेना सामूगढ़ नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध 1658 में पराजित कर दिया। इस विजय के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी। अगला पॉइंट, औरंगजेब ने शुजा को खंजवा नामक स्थान पर हुए युद्ध जनवरी 1959 में परास्त कर दिया। अगला पॉइंट, औरंगजेब द्वारा दारा यहाँ होगा 1659, ठीक है, जनवरी 1659, यहाँ पर आपका 59 होगा, ये जो है गलत है। औरंगजेब तथा दारा के मध्य हुई अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 में दारा को पराजित किया और आलमगीर की उपाधि धारण कर
अपना राज्याभिषेक करवाया। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है कि मुग़ल सल्तनत में आलमगीर की उपाधि किसने धारण की। तो दे दिया जाएगा बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो आपको लगाना है आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की। अगला पॉइंट, औरंगजेब ने राजपूतों और मराठों से मधुर संबंध नहीं थे। इसने जजिया को पुनः लागू कर दिया। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया। पुराने मंदिरों की मरम्मत व नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह, जाटों का विद्रोह औरंगजेब के समय उत्पन्न कृषि संकट तथा कृषकों पर जमींदारों के अत्याचारों ने विद्रोह को जन्म दिया। 1669 में जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को परास्त किया। गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला। सतनामी विद्रोह 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक समुदाय ने किया था। यह विद्रोह एक सतनामी किसान और एक पैदल सैनिक के छोटे से झगड़े से शुरू हुआ। सतनामी संप्रदाय में अधिकतर किसान, दस्तकार और नीची जाति के लोग थे। बुंदेलों का विद्रोह मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। जहांगीर के समय रामचंद्र बुंदेला 1628 तथा शाहजहां के समय में जुझार सिंह और चंपत राय ने विद्रोह किया। बाद के मुगल शासक औरंगजेब के बाद 9 मुगल शासकों ने शासन किया, किंतु भारतीय इतिहास में इनका योगदान न के बराबर है। अकबर शाह द्वितीय के शासन में लॉर्ड हेस्टिंग ने मुगलों के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया तथा समान दर्जे का दावा किया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने लाल किले में कैद कर रखा था। 1857 के विद्रोह में उसने अपने साम्राज्य को पुनः पाने की कोशिश की, किंतु असफल रहा और रंगून भेज दिया। जितना अच्छे से सीखा है उसका अभ्यास ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं तभी हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि हमने कितना सीखा। तो चलिए आज देखते हैं मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के प्रश्न। ठीक है, तो ये लीनियर क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड बिल्डअप करेंगे, आपको समझाएंगे हर एक चीज़ को। जो इम्पोर्टेंट है वही हमने इसमें लिया है और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे और इसी में से आएंगे। और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो पहले प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। आगे अपना स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे कि हम लोगों ने लीनियर क्वेश्चंस को लिया है। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो शेर शाह। ठीक है, शेर शाह ने मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तब शासनकाल किसका था? शेर शाह, जिसको शेर शाह सूरी भी कहते हैं। इन्हीं ने बाबर के साथ हुमायूं के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। आप लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, तो आपने वहाँ पर देखा कि हुमायूं और शेर शाह की लड़ाई हुई थी। तो वही शेर शाह हैं, उन्हीं के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, फिर भी पूछ लिया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की। तो पद्मावत की रचना की। आपका क्वेश्चन बनता है इस तरह कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने रामायण की रचना की,
महाभारत की रचना की, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा पद्मावत की रचना की, और उसमें से आपका एक और ऑप्शन आएगा इसमें से किसी की रचना नहीं की, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह आपको आंसर भी करना है, और आप आंसर करेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है। जो बच्चा इस चीज़ को ध्यान देगा, जो अच्छे से जिसने सुना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आ जाए किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया। ठीक है, तो हुमायूं ऐसे शहंशाह यानी मुग़ल शासक थे जिसने 2 बार शासन किया। एक बार लड़ाई हुई थी और शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई हुई थी, तो हुमायूं को महल छोड़कर या किला अपना दिल्ली भारत छोड़कर मतलब भागना पड़ा था। तो फिर क्या हुआ कि अगली बार जब हुमायूं फिर से लड़ने आया और फिर उसने भारत पर हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान का शहंशाह बन बैठा। तो इस तरह आपने देखा कि मुग़ल शासक ने 2 बार, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका आपका आंसर है हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफ़गान सत्ता की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफ़गान सत्ता की स्थापना की? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शनल आएगा तो ऑप्शन होगा, और अगर लीनियर आ गया तो वहाँ पर आप लिखेंगे बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध जो है जीतने के बाद शेर शाह ने अफ़गान सत्ता की स्थापना की। ठीक, फिर आपका बिलग्राम का युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को फिर से ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दूसरे कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कन्नौज का युद्ध सर्वप्रथम किसने लड़ा या कब लड़ा गया, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और आप ध्यान रखेंगे कि बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती के बारे में आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। एक महान महिला शासिका थी। तो अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती महिला शासक थी, प्रसिद्ध महिला शासक थी, और ये इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो बाबर के जो मुस्लिम कानून नियम हैं वो मुबाइन, ठीक है, मुबाइन एक पुस्तक है। इसी में कानून, जितने भी मुस्लिम कानून हैं उन सभी का संग्रह मुबाइन ग्रंथ में या फिर पुस्तक कह लीजिए उसमें है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुग़ल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो इसमें से आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा, 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो चीज़ देखते हैं कि LAL श्रीवास्तव ने मुग़ल शासन के बारे में कौन सा कथन दिया? तो वहाँ पर आपका काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा कि उन्होंने कहा कि मुग़ल शासन भारत में तमाम बुराइयों को पैदा किया या फिर उसने अत्याचार किया। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि मुग़ल शासन के काल में भारत को मुग़लों ने लूटा। अगला ऑप्शन आ जाएगा पहला और दूसरा। अगला ऑप्शन आ जाएगा कि शाहजहां के काल को मुग़ल शासन का स्वर्ण युग कहा था। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सबसे चौथा नंबर का सही होगा।
ठीक है। तो शाहजहाँ के काल को मुग़ल शासन काल का स्वर्ण युग कहा था और किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे, ये वाला तो आपका याद करने वाला ही है, तो इसको अच्छे से याद ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, चाहे लिख लीजिए चाहे याद कर लीजिए, याद करना बहुत अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़ाब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? ज़ाब्ती प्रणाली, ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आपको अच्छा कंटेंट उठाया गया है, जहाँ से भी लिया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें रखा गया है। तो ज़ाब्ती प्रणाली का जो जन्मदाता है उन्हें शेरशाह सूरी हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी को बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में और भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप इनको याद रखिए क्योंकि शेरशाह सूरी उस मुग़ल साम्राज्य में इन्होंने अपना लोहा मनवाया था, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर की ज़ती का क्या कारण था? तो पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो पहला हो, चाहे प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे जो हो, तो ये पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की ज़ती का क्या कारण था? वो सैन्य कुशलता। उनके सैनिक बहुत ही कुशल थे, उन्होंने, जैसे कि आजकल होता है कि आर्मी में बहुत सारे हथियार, मिसाइल और तमाम रॉकेट्स होते हैं, जो बहुत सैन्य प्रशिक्षण होता है, उनको शामिल किया जाता है सैनिक बेड़ों में। तो इसी तरह वहाँ पर तब का जब था समय, उस समय बाबर ने अपनी जो सेना है, उस सेना में जो सैनिक को रखा था, उन सैनिकों को इतना कुशल, इतना अच्छा प्रशिक्षण मिला था कि वो किसी से भी अपना लोहा मनवा सकते थे। तो ये चीज़ है कि तब ये सैन्य कुशलता वही चीज़ है कि अपनी सेना में अच्छे अच्छे तरह के हथियार लाना या फिर उन सैनिकों को उसी तरह प्रशिक्षित करना ताकि वो अच्छी से अच्छी लड़ाई लड़ सकें और दुश्मनों के सामने लोहा मनवा सकें, ठीक। उसी तरह अपना अगला क्वेश्चन है, ज़वाबित का संबंध किससे था? तो ये सीधी सी बात, ये तो याद करने वाली चीज़ है, राज्य कानून से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? ठीक है, तो ये है कंधार। कंधार का नाम आपने इतिहास के पन्नों में बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पर आप मुग़ल शासक में भी एक सुन लीजिए कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों का झगड़ा कंधार को लेकर था, यानी किस लिए था? तो किस स्थान के लिए? कंधार स्थान के लिए था। आपने कंधार के बारे में बहुत सारी चीज़ें शायद ना सुनी हो तो सुन लीजिएगा, महाभारत में इसका काफ़ी नाम लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो इनके बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो उनका वास्तविक नाम आज हमने जान लिया, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में, और जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। ठीक है, कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो उसको कहते हैं पंचमहल। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुग़ल साम्राज्य में ये बौद्ध विहार यानी बौद्ध धर्म से ये प्रेरित है ये इमारत। और आप जानते हैं मुग़ल साम्राज्य में बहुत सी ऐसी इमारत की स्थापत्य कलाओं का एक उदाहरण हमारे भारत में है, और एक तो आपका ताजमहल है जो कि 7वां अजूबा में से एक है। तो आप जानते हैं कि तब की टाइम जो है इमारतें काफ़ी बनी और बौद्ध विहार की तरह है, तो ये पंचमहल है। और ये किसने बनवाया था? अकबर ने। अधिकतर इमारतों के बारे में शाहजहाँ के शासनकाल में निर्मित कराई गई थी, पर जो है अब ये एक क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था।
ठीक, तो ये पंचमहल का जो है बौद्ध विहार की तरह है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो 2 तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? कछवाहों के साथ। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? कछवाहों के साथ। और इसका आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिल जाएगा कि अकबर ने जोधा से शादी की थी, निकाह किया था और ये जो है एक वैवाहिक संबंध स्थापित किया था उसने। और इसी अपने रिश्ते को इसीलिए उसने रिश्ता बनाया था, वहाँ से विवाह किया था, क्योंकि तब जब था कि किसी के शासन पर अगर उसका मनमाना अपना कब्ज़ा करना है और उसको अपनी सहमति में रखना है तो विवाहिक संबंध कर लिया, और जब विवाह कर लिया तो फिर अपनी बेटी से विवाह कर लिया, मतलब उसकी बेटी से विवाह कर लिया उस राजा की बेटी से। तो अब जब राजा की बेटी से विवाह कर लिया तो राजा थोड़े ना अपनी बेटी को विधवा बनाएगा, उसको थोड़े ना शौक है लड़ने का। तो ये तो उनकी चाल थी पूरी। तो अकबर ने इस जो है वैवाहिक संबंध को बनाना स्टार्ट किया और इसने ऐसे संबंध बना के पूरे हिंदुस्तान पर अपना राज किया था। तो अकबर ने सबसे पहले कछवाहों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? औरंगजेब की बात आती है। औरंगजेब जो है एक काफ़ी घमंडी और बहुत ज़्यादा यह कहें कि अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई में विश्वास करता था और वो जो है मतलब अच्छा राजा नहीं था, अच्छा नहीं बन पाया। उसने बस क्रूरतापूर्ण भारत पर अपना कब्ज़ा किया था, ठीक है। तो ये मुग़ल सल्तनत में ये औरंगजेब ये बहुत ही क्रूर शहंशाह था। तो इसने जो है राज्यों को विभाजित किया। तो दक्षिण में 2 राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा। उसको बीजापुर व गोलकुंडा 2 राज्यों में इसने विभाजित कर दिया। अगला क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी? तो अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी जहांगीर ने, ठीक है। फ़ारसी में लिखी थी किसने? जहांगीर ने। जहांगीर का नाम आप जानते होंगे कि इनका जो बचपन का नाम है वो सलीम है। आप लोग जानते होंगे क्योंकि आपने पहली वीडियो में या इसी वीडियो में आपने पहले जो है आपने पढ़ रखा है। तो आप जानते हैं कि जहांगीर का जो पुराना नाम है या पहले का नाम या बाल्यकाल का नाम वो सलीम है, ठीक। तो उसने अपनी आत्मकथा जो है फ़ारसी में लिखी। अगला क्वेश्चन है आपका कि 17 नंबर का, मुग़लों को नौरोज़ का त्यौहार कहाँ से मिला? ठीक है, तो मुग़लों का जो नौरोज़ का त्यौहार है वो पारसियों से मिला, क्योंकि नौरोज़ जो है पारसी लोग मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? आप ताजमहल तो आज तक आपने सुना होगा, पर द्वितीय ताजमहल के बारे में इस क्वेश्चन से जानते हैं। बीबी का मकबरा या शबिया उद दौरानी का मकबरा ये जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। किस मुग़ल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब ने अपनी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापतियों को शामिल कर रखा था। ये बहुत चालबाज था, इसने सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापतियों को इसलिए रखा कि हिंदुस्तान में राज कर पाए। अनवर-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? आपने पंचतंत्र का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि आप पंचतंत्र की कहानियाँ भी सुनते थे, अपने पहली कक्षाओं में आपने ये पढ़ा होगा। तो वहीं से ये क्वेश्चन बनता है कि अनवर-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। आपको पता है डीएलएड में पुरानी कक्षाओं का ही आता है, बस आप लोग शिक्षक बन रहे हैं इसीलिए आपका सिर्फ एक ट्रेनिंग होती है ये डीएलएड, बस और कुछ नहीं। तो ये पहली चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो संगीतज्ञ थे तानसेन और किसके दरबार में थे? आपको पता है, अकबर। तो ये कहाँ पर स्थित है इनका मकबरा? ग्वालियर में।
गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर ने अपने शासनकाल में थोड़ा अच्छा काम बहुत किया कह सकते हैं, तो उसने महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये अकबर के समय अनुवाद किया गया था महाभारत का। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? फैजी के जो है निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाना। इन्होंने जो है ये विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, ये जो है इनको जोधा बाई, वो जो है इनको बहुत सारी बचपन से ही कहानियाँ सुनाया करती थी अपने महाभारत की, रामायण की। तो ये इनका जो हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान इसलिए रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का यही उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। अगला क्वेश्चन, धर्मद का युद्ध कब हुआ? 1628। ये आपको याद करना पड़ेगा। धर्मद का युद्ध कब हुआ? 1628 में। धर्मद का युद्ध किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो कहा जाता था सूरत को। ठीक है, सूरत को। अगला क्वेश्चन, इतामद उल दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। इतामद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर के संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की। ठीक है, तो इस तरह से